हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका अच्छे नए वीडियो में। आज हमें पढ़ जाना है हिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है 1917 की रूसी क्रांति के महत्व को समझाइए। मतलब जो 1917 में जो रूस में क्रांति हुई थी, हमें उसके महत्व को समझाना है कि किस प्रकार से उसका क्या महत्व रहा, कैसा उसने रूस पर प्रभाव डाला, रशिया में क्या चीजें बदलाव हुई। रशिया से हम लोग का लड़कों का बहुत पुराना एक संबंध भी रहा है। इस प्रकार से रशिया से एक तरीके से जुड़े हुए हैं। S-400 बहुत ज्यादा अभी एक जब लड़ाई हो रही थी इंडिया पाकिस्तान की, तो उसमें रशिया का जो वेपन था बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ था, जो हम लोग का डिफेंस सिस्टम था जो भी। ठीक है, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। वो तो एक मजाक की बात है। इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे तो 1917 की जो रूसी क्रांति थी, हम लोग रशियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक घटनाओं में से एक थी। 1917 की जो रूसी क्रांति थी, जिसे हम लोग रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं, वो 20वीं सदी की सबसे जो प्रभावशाली राजनीतिक घटनाएं थी उनमें से एक थी। यह क्रांति केवल जार जो था जार शासन के अंत और कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि इसने वैश्विक राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और कानून के ढांचे को गहराई से प्रभावित किया था। और यह क्रांति केवल जार शासन के अंत हो गया और जो कम्युनिस्ट शासन है उसकी शुरुआत ही नहीं थी, बल्कि इसने जो वैश्विक राजनीति होती है, समाज होता है, अर्थव्यवस्था है और जो कानून के ढांचे थे उसको गहराई से प्रभावित किया। इससे क्या हुआ? इससे केवल रूस ही नहीं बल्कि दुनिया भर में समाजवाद, कम्युनलिज्म, क्रांतिकारी विचारधारा को क्या मिला? बल मिला। एक लॉ स्टूडेंट के नजरिए से इस क्रांति का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने पहली बार एक ऐसा राज्य स्थापित किया जो साम्यवाद आधारित संविधान और कानून के सिद्धांतों पर आधारित था। मतलब एक लॉ स्टूडेंट के नजरिए से इस क्रांति देखें तो इस क्रांति का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसने पहली बार एक ऐसा राज्य स्थापित किया जो साम्यवाद आधारित संविधान और कानून के सिद्धांत, एक साम्यवाद आधारित संविधान और कानून के सिद्धांतों पर आधारित था, जहां पूंजीवाद और निजी संपत्ति की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया गया था। यहाँ जो पूंजीवाद था और जो निजी संपत्ति थी उसकी अवधारणा को क्या कर दिया गया था? अस्वीकार कर दिया गया था, अनएक्सेप्ट कर दिया गया था। ठीक है, क्रांति की पृष्ठभूमि देखेंगे, यानी बैकग्राउंड ऑफ द रेवोल्यूशन, क्रांति की पृष्ठभूमि देखते हैं कि जारशाही शासन, एक जो जार था, जो एक सम्राट जार था, ठीक है, तो उसका जो जारशाही शासन था कि रूस में सदियों से जार यानी सम्राट का निरंकुश शासन था। जो सम्राट था जार, उसका एक निरंकुश शासन था सदियों से। जार निकोलस द्वितीय का शासन पूरी तरह निरंकुश, भ्रष्ट और असमान था। तो जार निकोलस था, ध्यान रखा करो ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रशिया में जार निकोलस जो था, फ्रेंच में वो लुई 16वां, यहाँ जार निकोलस द्वितीय का शासन पूरी तरह से क्या था? निरंकुश था, भ्रष्टता और समान था। जनता के पास ना तो बोलने की आजादी थी और ना ही राजनीतिक भागीदारी। जनता के पास ना तो बोलने की आजादी और ना ही राजनीतिक भागीदारी थी। औद्योगिकरण के प्रभाव देखेंगे, औद्योगिकरण के प्रभाव को देखेंगे तो कह रहा है कि तेजी से हो रहे औद्योगिकरण ने एक मजदूर वर्ग यानी प्रोलेटरिएट को जन्म दिया। मतलब तेजी से हो रहे जो औद्योगिकरण यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसने क्या करा? एक मजदूर वर्ग यानी प्रोलेटरिएट को जन्म दिया जो अत्यधिक शोषण का शिकार था। जो क्या था? अत्यधिक शोषण का शिकार था। श्रमिकों के पास ना तो अधिकार थे और ना वेतन पर्याप्त था। श्रमिकों के पास ना तो क्या थे? अधिकार थे और ना ही वेतन भी पर्याप्त था और ना ही कोई सामाजिक सुरक्षा थी और ना ही कोई सोशल सिक्योरिटीज थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का असर क्या पड़ा इस पे? रूस की युद्ध में भागीदारी ने अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध का यह असर पड़ा था रूस पे कि रूस ने युद्ध में भागीदारी की और रूस की जो भागीदारी थी उसने उसकी रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, खाद्यान्न की कमी हो गई, खाने पानी की कमी हो गई, महंगाई क्या हो गई? चरम पर पहुंच गई। इससे जनता में असंतोष फैला। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रांति की घटनाएं देखेंगे, क्रांति की घटना देखेंगे तो इवेंट्स ऑफ द रेवोल्यूशन, इवेंट्स क्या थे रेवोल्यूशन के? एक होते हैं फरवरी क्रांति जो मार्च 1917 में हुई थी, फरवरी की क्रांति। जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। इसमें क्या होता? जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी थी फरवरी क्रांति में। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था? एक अस्थायी सरकार जिसे मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, एक अस्थायी सरकार मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट कहते हैं वो बनी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अलेक्जेंडर केरेंस्की। किसने करा था? अलेक्जेंडर केरेंस्की ने किया। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट का। लेकिन यह सरकार जारवादी ढांचे को पूरी तरह तोड़ने में विफल रही। लेकिन यह जो सरकार थी वो जो जारवादी एक ढांचा था उसको पूरी तरीके से तोड़ने में क्या रही? विफल रही। एक फिर क्या हुई? अक्टूबर क्रांति हुई। क्या हुई? अक्टूबर क्रांति जो नवंबर 1917 में हुई। ठीक है, हम उसके नाम से बोल्शेविक पार्टी जो थे जिसके नेता कौन थे?
व्लादिमीर लेनिन, कौन थे? व्लादिमीर लेनिन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। बोल्शेविक पार्टी के जो नेता थे व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। अस्थायी सरकार को हटाकर सोवियत सरकार की स्थापना की गई। जो अस्थायी सरकार थी, स्टेबल जो सरकार थी, उसको हटाकर एक सोवियत सरकार की स्थापना की गई। क्रांति का यह चरण वास्तव में कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत था। और जो क्रांति का यह चरण था, वास्तव में कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत है। 1917 की जो रूसी क्रांति का महत्व देखते हैं, 1917 की रूसी क्रांति का महत्व देखेंगे, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। सिग्निफिकेंस देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन का, वो क्या होगा कि निरंकुश साम्राज्यवाद का अंत कैसे हुआ कि सदियों से चला आ रहा जारशाही शासन समाप्त हुआ। सदियों से चला आ रहा जो जारशाही शासन था वो समाप्त हुआ। एक ऐसी सरकार आई जो जनता की तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट पर आधारित थी। एक ऐसी सरकार आई जो जनता की तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट पर आधारित थी। यह आधुनिक काल की पहली कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्था थी। और यह आधुनिक काल की जो मॉडर्न पूरा एक पीरियड चल रहा है, उसकी पहली कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्था थी। ठीक है, आगे चलते हैं तो कह रहा है कि कानूनी और संवैधानिक परिवर्तन को देखेंगे तो 1918 में रूसी संविधान, जिसे लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत रशिया कहते हैं, 1918 में रूसी संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत रशिया, कानून मतलब वो क्या लागू किया गया था। ठीक है, संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हुआ, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य, काम के घंटे सीमित करना, ये सब कानूनी रूप से क्या किए गए, लागू किए गए। यह पहला संविधान था जिसने श्रमिकों को सत्ता का स्रोत माना। और यह पहला ऐसा संविधान था जिसने क्या माना, श्रमिकों को सत्ता का स्रोत माना, सोर्स माना। लॉ पर्सपेक्टिव इसमें क्या रहा कि यह क्रांति कानूनी विकास के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने यह सवाल खड़ा किया कि क्या केवल संपत्ति के अधिकार से ही सरकार बनती है। मतलब इसने यह सवाल इसलिए खड़ा कर दिया था इस क्रांति ने कि क्या जिनके पास संपत्ति होगा या संपत्ति का अधिकार होगा उसी से ही सरकार बनती है, या श्रमिकों को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, या जो श्रमिक है उनको भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, और यह प्रश्न आज भी कई न्यायालयों के निर्णयों में झलकता हो। यह प्रश्न जो इसमें पूछा गया था इस क्रांति के दौरान, वो आज भी कई न्यायालय में कई निर्णयों में झलकता है। जैसे भारत में जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में, जिसमें कहा गया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ केवल प्रक्रिया नहीं बल्कि न्याय भी देखेगा। मतलब प्रोसेस, लॉ के प्रोसेस में केवल जो प्रक्रिया ही नहीं देखी जाती बल्कि न्याय भी देखेगा। ठीक है, तो देखेंगे समाजवादी विचारधारा का उदय। इसमें क्या हुआ, समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ। इस क्रांति ने मार्क्सवादी विचारों को व्यवहारिक रूप दिया। इस क्रांति ने क्या करा, जो मार्क्सवादी विचार उनको क्या दिया, व्यवहारिक रूप दिया। संपूर्ण उत्पादन प्रणाली, संपूर्ण उत्पादन प्रणाली और संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। एक संपूर्ण उत्पादन प्रणाली थी और संसाधनों का क्या करा गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। इससे पूंजीवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर चेतना आई। इससे पूंजीवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर क्या आई, चेतना आई। शोषण विहीन समाज की अवधारणा, शोषण विहीन समाज की अवधारणा वो कैसे रही, ये मजदूरों और किसानों को पहली बार समान अधिकार मिले। जो मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको पहली बार समान अधिकार मिले। जमींदारों की जमीन छीनकर किसानों को दे दी गई। तो जमींदारों की जो जमीन है उनको छीनकर किसे दे दी गई, किसानों को दी गई। श्रम और श्रमिकों को कानूनी रूप से सुरक्षा मिली। श्रम और जो श्रमिक थे उनको कानूनी रूप से क्या मिली, सुरक्षा मिली। वैश्विक प्रभाव देखते हैं, मतलब जो ग्लोबल एक तरीके से इफेक्ट देखेंगे तो ग्लोबल इफेक्ट क्या था कि रूस की क्रांति ने दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलनों को प्रेरित किया। तो रूस रशियन रेवोल्यूशन हुआ, उसने क्या, रशियन रेवोल्यूशन ने क्या करा, रशियन रेवोल्यूशन जब हुआ तो उसने दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलनों को प्रेरित किया। चीन में माओ माओ से तुंग द्वारा क्रांति, चीन में माओ से तुंग द्वारा क्रांति हुई। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो के द्वारा हुई। और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 का गठन हुआ था। ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें 1925 में गठन इसका किया गया था भारत में भी। कानूनी दृष्टिकोण से प्रमुख विशेषताएं इसकी देखते हैं कि कानूनी दृष्टिकोण से इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। इसमें विशेषता देखेंगे तो इसका विवरण देखेंगे। संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति का स्वामित्व राज्य का हुआ। जो संपत्ति का स्वामित्व था वो राज्य का हुआ। निजी संपत्ति की अवधारणा उसमें समाप्त कर दी गई थी। जो निजी संपत्ति की वो थी अधिकार, संपत्ति का अधिकार समाप्त करा गया था। जैसे अब संपत्ति का जो स्वामित्व वो राज्य का हुआ था। निजी संपत्ति की अवधारणा पूरी तरीके से, जो प्राइवेट एक तरीके संपत्ति की अवधारणा पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई थी। समानता का कानून, यानी सबको समान मजदूरी, काम के घंटे और स्वास्थ्य सुविधाएं मिली। धर्मनिरपेक्षता, राज्य और धर्म को अलग किया गया। चर्च की शक्तियों को समाप्त किया गया। ठीक है, इसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हुआ था, 89 वाले में भी। इसमें विशेषता विवरण देखेंगे।
न्याय व्यवस्था, क्रांति के बाद न्यायालयों का पुनर्गठन किया गया। क्रांति के बाद क्या करा गया? न्यायालयों का पुनर्गठन किया गया ताकि वह राज्य के समाजवादी सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करें। ताकि वह क्या करे? राज्य के समाजवादी सिद्धांतों के अनुरूप क्या करे? कार्य करे। फिर रूसी क्रांति, रूसी क्रांति के दीर्घकालिक प्रभाव यानी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या रहे? फिर रहा पहला रहा शीत युद्ध की भूमिका। शीत युद्ध की क्या भूमिका रही? रूस की क्रांति के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों में कम्युनिज्म के खिलाफ भय फैल गया था। रूस की क्रांति के बाद जो अमेरिका था और जो पश्चिमी देश थे उनमें कम्युनिज्म के खिलाफ क्या फैल गया था? भय फैल गया था। इससे शीत युद्ध की शुरुआत हुई जो दशकों तक चला, और इससे जो कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई जो दशकों तक चला था। संविधान निर्माण में प्रभाव हुआ। कई देशों के संविधान में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का समावेश हुआ। यानी कि कई देश ऐसे थे उनमें कई देशों के जो संविधान में क्या हुआ? सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का समावेश हुआ। भारत में भी समाजवाद, समानता और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्य संविधान में शामिल किए गए। ठीक है। फिर देखेंगे न्यायिक अवधारणाओं पर प्रभाव। न्यायिक अवधारणाओं प्रभाव देखेंगे ड्यू प्रोसेस के दौरान सोशल जस्टिस, जो न्यायिक जो सामाजिक न्याय था जैसी अवधारणाएं अब सिर्फ पूंजीवाद के संदर्भ में ही नहीं थी बल्कि मजदूरों और गरीबों की भलाई के आधार में भी समझी जाने लगी थी। मतलब ये लोग भी उसके क्या थे? अधिकारी थे। अब हम लोग देखेंगे रिवीजन चार्ट, इसका पूरा देख लेते हैं। रिवीजन चार्ट को पूरा समझते हैं, सारांश तालिका को, इसके पहलू और विवरण देखेंगे इस क्रांति के। क्रांति कब हुई थी? फरवरी और अक्टूबर 1917 में। एक बार फरवरी में हुई थी और अक्टूबर में हुई थी। ठीक है। प्रमुख नेता इसके कौन थे? लेनिन, ट्रास्की, जार निकोलस द्वितीय, ये सब। परिणाम इसके कौन रहे? जारशाही का अंत किया गया, बोल्शेविक शासन की स्थापना हुई। कानूनी परिवर्तन देखेंगे, संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, समाजवादी संविधान लाया गया और धर्मनिरपेक्ष राज्य लाया गया। वैश्विक प्रभाव देखेंगे तो कम्युनिस्ट आंदोलनों का प्रसार हुआ, शीत युद्ध की शुरुआत कर दी गई थी। और भारत में प्रभाव देखेंगे तो संविधान में समाजवाद और समानता के सिद्धांत, सीपीआई का गठन 1925 में, ये सब क्या हुआ? इसका प्रभाव देखा गया रूस की क्रांति का, भारत में भी। ठीक है। अंत में इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? कंक्लूजन क्या निकलता है कि 1917 की जो रूसी क्रांति थी केवल सत्ता परिवर्तन ही नहीं था, यह एक सामाजिक, कानूनी और वैचारिक क्रांति भी थी जिसने पूरी दुनिया को सोचने के तरीके को बदल दिया। इसने यह सिद्ध कर दिया कि जब कानून और शासन आम जनता की आकांक्षाओं से मेल नहीं खाता तब क्रांति अपरिहार्य होते। मतलब जब जो शासन होता है या जो कानून होता है वो जनता की, भैया जनता नहीं समझ पाती थे तो भैया उसके खिलाफ क्रांति होती है। और थोड़े दिन और रुको, ये आरक्षण है हम लोग का और ये 2-3 चीजें, एजुकेशन हो गई या बहुत चीजें हो गई, इनके खिलाफ, और युवा ही करेगा क्रांति। ये भी आज आप लिख के रख लो, जितना भी हम लोग का यूथ है, क्रांति यही बंदा करेगा, सब समान हो जाएंगे। आप देख लेना एक टाइम पे। एक लॉ स्टूडेंट के लिए यह क्रांति यह सीख देती है कि कानून स्थायी बिल्कुल भी नहीं होता है। जब जरूरत पड़ती है न्याय की भावना और समय की मांग के अनुसार ये बदलता और विकसित होता है। रूसी क्रांति इस परिवर्तन का जीवंत क्या है? जीता जागता उदाहरण है रूस की क्रांति। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक पूरा समाप्त हो गया। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको फटाफट 1.5x की स्पीड ला के दो वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसी ही वीडियोस आते रहेंगे वो हिस्ट्री के, यानी हम लोग की वर्ल्ड हिस्ट्री के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।